पिछले क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के आधार पर कुछ सवाल को सॉल्व किए थे, उसके कंसेप्ट को समझाया था कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं और कब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। उससे रिलेटेड हमने सवाल को सॉल्व किया था और आज भी हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो एक सवाल है कि द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए एज शोन इन द फिगर। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर if 10% of the initial energy of the bob is dissipated as heat due to the friction of air, so what would be the speed of the bob when it reaches the lowermost point B? Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सवाल का फिजिकल सिचुएशन ये है कि ये बॉब अभी ए पॉइंट पर है और इसको हम जस्ट रिलीज करते हैं यहाँ पर से, तो ये बॉब सीधे ये डाउनवर्ड यहाँ पर एक सर्कुलर देख रहे हैं, ये क्वाड्रेंट सर्कल है, तो ये सर्कुलर पाथ बनाता हुआ ये नीचे ड्रॉप करेगा। तो ये बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि ये पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट पर हमको स्पीड पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं। तो इस सवाल में हमको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया है जिसका नाम है एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो एनर्जी यहाँ पर नहीं होगा, जैसे ही ड्रॉप करेगा तो इसको जो एयर है ना उसको रेसिस्ट करेगा आने से। जब एयर रेसिस्ट करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, जो सवाल में दिया हुआ है कि 10% ऑफ द एनर्जी इनिशियल एनर्जी लॉस, यानी कि यहाँ पर इस रास्ते में 10% एनर्जी लॉस हो जाएगी और फाइनली जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो इस सवाल को जो बनाने का ये होगा, तो सबसे पहले इसके पास जो एनर्जी है वो है mg इंटू 2, क्योंकि ये 2 मीटर के हाइट पर है और इसमें जो लॉस हुआ है, लॉस को हम दिखाएंगे माइनस से। तो माइनस जो लॉस हुआ है 10%, तो किसका 10%? इसका 10%। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे? तो mg इंटू 2 है ना, 10% यानी 10/100 इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर, हाफ mvv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2 जा mg/5 इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10mg माइनस mg/5 इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर। तो 9mg/5 इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर। तो m से m तो कैंसिल हो गया, तो 9g है ना। तो ये इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 18 इंटू जी का वैल्यू 10 बाई 5 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो 5 2 जा 10, तो ये 16 हो जाए 36 हो जाएगा वी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से वी का वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा √36 और √36 होता है 6, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो इसका जो वेलोसिटी होगा बी पर वो हो जाएगा 6 मीटर। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला सवाल है द डिस्टेंस x मूव्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg बाय अ फोर्स वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड t इन सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड में कितना वर्क होगा उसको निकालना। तो मैंने इसका कुछ यहाँ पर से डेटा को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है और देखिए मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये एक ब्लॉक है जो 0.5 kg का है, इसको किसी फोर्स के द्वारा मूव किया जाता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमको है टी के टर्म में और फर्स्ट 2 सेकेंड में ही हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड यानी कि यहाँ पर 2 रिप्लेस करेंगे टी की जगह पर, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन से। मास तो पता है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो निकालते हैं सबसे पहले कि पहले 2 सेकेंड में कितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो x इक्वल टू x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की जगह पर 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, ये जगह 3 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 5, तो 12 प्लस 8 प्लस 5,
तो ये हो जाएगा आपका 25। तो पहले 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 25 मीटर हुआ है। लेकिन हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। 2 बार करना पड़ेगा तो हमको एक्सेलरेशन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x इक्वल टू जो हमको गिवन है x इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 5। तो इसका सबसे पहले हम dx/dt करते हैं। dx/dt इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6t प्लस 4, कॉन्स्टेंट का 0। ये तो वेलोसिटी हो गया। अब हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d2x छोड़ो, ये v हो जाता है, ठीक है। ये v इक्वल टू इतना आ गया, क्योंकि dx/dt होता है v। तो 6t प्लस 4, फिर इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से जो हमको एक्सेलरेशन निकल के आएगा, dv/dt क्या होता है, वो a के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये v के बराबर होता है। तो a इक्वल टू हमको आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a मेरा निकल के आ गया। अब हमको फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास से 0.5 kg, एक्सेलरेशन है 6, तो ये हो जाता है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब हमको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी लगा देते हैं। और थीटा एंगल कितना है, 0 है। तो फोर्स आ गया 3, डिस्प्लेसमेंट हुआ 25, और कॉस 0 डिग्री 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 75 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस सवाल का फिजिकल सिचुएशन इस तरह से ड्रॉ किया गया कि एक बॉल है जो मास 1 kg का है, और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इसका एक एंड पर स्प्रिंग है, ये बेस है, ये स्प्रिंग का दूसरा एंड इस बेस से अटैच्ड है। इस बॉल को 40 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया गया है। तो हमको बताना है कि इस स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट क्या हो, यानी k के वैल्यू हमको बताना है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बॉल गिरेगा तो यहाँ तक तो आएगा, फिर इसको कंप्रेस भी करेगा बाद में। तो ये कंप्रेशन जो डिस्टेंस वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो कंप्रेस करेगा लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर नीचे कंप्रेस करेगा ना, ये प्लेटफॉर्म कंप्रेस करेगा लगभग x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा, अल्टीमेटली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में वो जाके कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि दोनों एनर्जी सेम रहेगा। तो इसका जब एनर्जी की बात आती है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। mg, g के वैल्यू mg, और h क्या है, ये 40 सेंटीमीटर तो है ही, और 10 सेंटीमीटर और ये नीचे आएगा कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ तक इस बॉल को आना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 40, और फिर यहाँ से यहाँ तक 10, तो 40 और 10 50 सेंटीमीटर। तो 50h कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h प्लस x, अभी मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। और ये फाइनली जो कन्वर्ट कर जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, जिसका वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। अब सारे वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। m का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg, g का वैल्यू होता है 10, और h है 40, फिर x है 10, तो ये हुआ 50। लेकिन सेंटीमीटर में हमको मीटर में चाहिए, ऐसा यूनिट में चाहिए, तो मीटर में हो जाएगा आपका 100 से हमें डिवाइड करना होगा हाफ के। x का वैल्यू है 10, तो 10 यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर, मीटर में 0.1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा हाफ के, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अब बाय 0.01 इक्वल टू के। तो k का वैल्यू यहाँ से जब हटेगा तो ये हो जाएगा 0, 2 ऊपर आ जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर पर मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
तो के का वैल्यू हमको इस सवाल में निकालना था, जो ऑप्शन सी में करेक्ट दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई किया है। इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि ये बॉल जो है कंजर्वेटिव फील्ड में है, इस पर किसी भी तरह का जो हमारा एनर्जी है लॉस नहीं हुआ है। जो एनर्जी यहाँ था वही एनर्जी यहाँ पर होगा, इसको कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर होगा। तो बस दोनों एनर्जी को हमने सेम कर दिया और जो हमारा अननोन वैल्यू हम इसको फाइंड आउट कर लिया। अगला सवाल में कहा गया है कि इफ़ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 as shown in the figure in the gravitational field of a point mass m, तो फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन W1, W2 एंड W3। इस सवाल में हम पार्टिकल को 3 पाथ से लेंगे। पहला पाथ है ये, दूसरा पाथ है ये, तीसरा पाथ है ये। हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम चाहे किसी भी पाथ से ले जा रहे हो A to B पर, बस वो जो देखेगा वो अपने रेफरेंस लेवल से हम किस लेवल तक ले जा रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको देखेगा। तो मतलब एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते h है। चाहे यहाँ से हम इस पाथ से ले जाए फिर भी h होगा, यहाँ से इधर ले जाए फिर यहाँ से इधर फिर भी h होगा। तो ये जो आपका जो लेवल में जो डिफरेंस है सिर्फ h का डिफरेंस है, तो ये सिर्फ h पर डिपेंड करेगा, इसके पाथ पर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं है। तो तीनों केस में वर्क डन सेम होगा। इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो नीट या जेई या फिर 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ शेयर करें, उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। हम अगले क्लास में हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिजन में जो बेसिकली कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है और एनर्जी भी कंजर्व होता है। तो दोनों को हम एक साथ अप्लाई करके सवाल की खूबसूरती, इससे और भी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व और उससे बेहतरीन सवाल डिज़ाइन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।